हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को दोस्तों क्या है, उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रस्तावना के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं, प्रस्तावना से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द है जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सब के अर्थ को बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, और लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, और गणराज्य का मतलब क्या होता है। और दोस्तों साथ में जानने वाले हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, और साथ में क्या है, कौन कौन से न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और दोस्तों साथ में जानने वाले हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात की गई। तो दोस्तों हम जानने वाले हैं कि उपासना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो इन सब को डिटेल में जानने वाले हैं। और साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का अर्थ क्या होता है, इन सब बातों को जानने वाले हैं। और साथ में जानने वाले हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, और इस दिन हमारा संविधान क्या है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्म अर्पित किया गया। इन सब शब्दों के अर्थ और मीनिंग को समझने वाले हैं। और दोस्तों साथ में जानने वाले हैं कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है, और वो संशोधन कब हुआ, और उस संशोधन के तहत क्या क्या नई बातें जोड़ी गई प्रस्तावना में। तो दोस्तों अभी तक हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक बार क्या है, संशोधन हो चुका है, और वो कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या है, संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नई बातें ऐड की गई। तो दोस्तों अब हम समझते हैं प्रस्तावना के बारे में, डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो पहले हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेंगे, जो आपको क्या है देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अब प्रस्तावना के, भारत के संविधान की प्रस्तावना को। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह आती है कि ये प्रस्तावना है क्या। तो दोस्तों संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, दोस्तों संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देशिका लाते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि हम किस प्रकार का संविधान बनाने वाले हैं, और उस उद्देशिका प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी, उन सब को आज हम इस वीडियो के तहत जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी देश के संविधान को जानना है, तो संविधान क्या है, बहुत बड़ा होता है। जिस प्रकार हमारा शरीर क्या है, बहुत बड़ा है, और हमारे शरीर की एक क्या होती है, आत्मा होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भारत के संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है प्रस्तावना को। आज हम प्रस्तावना के बारे में डिटेल से जानने और समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग होती है, वो होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों कितने प्रकार की 3 न्याय की बात की गई है, इनको हम आगे और डिटेल में जानने वाले हैं। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसे हम आगे जानने वाले हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसे भी जानने वाले हैं। समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और आगे जानने वाले हैं, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ये कब की तारीख है? जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। को एतत्, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों किसे कर रहे हैं? भारत की जनता को, भारत के नागरिक को क्या है, ये संविधान क्या किया जा रहा है? आत्म अर्पित किया जा रहा है। और साथ में क्या इसमें और क्या जानने वाले हैं? संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या प्रस्तावित किए गए, कौन कौन सी बातें नई ऐड की गई, उनको भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर कि आगे हम और क्या जानने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जो अपने देश के आंतरिक और देश के बाह्य मामलों को लेने में स्वयं सक्षम हो, जो किसी बाह्य ताकत पर निर्भर ना रहता हो और देश के आंतरिक मामले और देश के बाहर के मामलों को लेने में क्या है, स्वयं क्या है, संपन्न है। मतलब स्वयं वो ऐसे निर्णय ले सकता है। जैसे कि दोस्तों हम उदाहरण के तौर पर समझें, देश के आंतरिक मामलों को समझें तो जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, उस राज्य से हमने क्या है, धारा 370 को हटाया। तो उसमें हमने किसी बाह्य शक्ति से नहीं पूछा कि हम जम्मू कश्मीर से क्या है, धारा 370 को हटा रहे हैं, धारा 370 को हटा रहे हैं। तो हमने किसी बाह्य ताकत से पूछा, किसी बाह्य शक्ति से पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम क्या है, स्वयं क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारे देश के सरकार के पास ऐसी शक्ति है, ऐसे निर्णय स्वयं ले सकती है। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो हो गया देश का आंतरिक मामले हो गया जो धारा 370 हटाई। दोस्तों अगर हम बात करें बाह्य मामले, तो दोस्तों जैसे हमारे अभी पुलवामा में पाकिस्तान वालों ने हमला किया, तो उसके जवाब में क्या है, हमने भी उन पर क्या है, उनके 2 से 3 आतंकी क्या है, तंबुओं को उड़ा दिया, टैंक को उड़ा दिया। तो उसके लिए दोस्तों हमने किसी बाह्य देश से नहीं पूछा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना है तो करें या ना करें। तो हमने ये बात क्या है, किसी बाह्य देश से क्यों नहीं पूछी? क्योंकि हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हम ऐसे निर्णय देश के आंतरिक और देश के बाह्य निर्णय में क्या है, स्वयं क्या है, सक्षम है। हमारे पास ऐसी पावर खुद में है। और दोस्तों अगला शब्द है समाजवादी। तो दोस्तों समाजवादी का मतलब होता है कि हमारे देश में जो क्या है, गरीबी और अमीरी है। तो दोस्तों हमारे देश में क्या है, जो गरीबी और अमीरी, तो दोस्तों पहले लिखेंगे हम अमीरी और गरीबी। तो हमारे देश में क्या है, जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो ये खाई है, उसको क्या करना है, समाप्त करना है। और वो भी कैसे, संघर्ष के द्वारा नहीं, पूरा गांधी जी और नेहरू जी के विचारधारा के आधार पर उन्हें इसे क्या करना है, समाप्त करना है, इन
के बीच की खाई को क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है। जैसे ये हो गया अमीरी और ये हो गया गरीबी, तो इसके बीच की जो ये खाई है, इसके बीच का जो ये अंतर है, इस अंतर को क्या करना है, समाप्त करना है। समाजवादी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि क्या है, गरीबी, अमीरी और गरीबी के बीच का जो ये अंतर है, इस अंतर को क्या करना है, समाप्त करना है। तो समाजवादी का मतलब हो जाएगा। और पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है दोस्तों ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता और उसके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे देश में क्या है, सभी धर्मों को क्या है, समान भाव या समान रूप से देखा जाता है। तो राष्ट्र का अपना कोई क्या है, धर्म नहीं है और राष्ट्र के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। तो दोस्तों समाजवादी का मतलब हो जाएगा कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जिसके लिए क्या है, सभी धर्म समान हो। तो ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष देश या राष्ट्र कहलाता है। और अगला शब्द है दोस्तों लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा देश जहां पर वहां की जनता अपना शासक या अपना प्रतिनिधि क्या करती है, स्वयं चुनती है। तो दोस्तों ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है। जैसे अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है, लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। दोस्तों लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये किसकी, अब्राहम लिंकन की परिभाषा के अनुसार। और अगर दोस्तों हम बात करें गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष, जिसका देश का प्रथम नागरिक, जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति, जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा वहां की जनता द्वारा चुना जाए। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा वहां की जनता द्वारा चुना जाए, तो ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र क्या कहलाता है दोस्तों, गणराज्य कहलाता है। तो दोस्तों आप इसके क्या है, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाए, तो ऐसा राष्ट्र क्या कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। तो दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रपति कौन सी विधि द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रपति कौन से विधि द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, क्योंकि हमारे देश की जनता राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या नहीं करती है, वोट नहीं करती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों कौन वोट करता है, हमारे द्वारा चुने गए सांसद और हमारे द्वारा चुने गए विधायक क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करते हैं। तो दोस्तों हमारा देश का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आप इन सब के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों न्याय की बात की गई है कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों पहला है सामाजिक। तो इसका मतलब है आपके साथ क्या है, सामाजिक रूप से क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, और आर्थिक रूप से भी आपके साथ क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, और राजनीतिक रूप से भी आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं 4। पहला मिलेगा आपको सामाजिक, और अगला आर्थिक और राजनीतिक, और अगला हो सकता है धार्मिक दे दें। और प्रश्न आएगा कि इनमें से संविधान की प्रस्तावना में कौन से बात का उल्लेख नहीं किया गया है,
या कौन से प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो दोस्तों हमारे प्रस्तावना में क्या है? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। कहाँ? प्रस्तावना में दोस्तों इस प्रकार की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि न्याय हमारा जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में क्या 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोस्तों हमारे प्रस्तावना में, हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोस्तों अभी हम मूल अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं कि मूल अधिकारों में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई। अभी हम संविधान के प्रस्तावना की बात कर रहे हैं और हम प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पहली बात है इसमें विचार। तो दोस्तों हर व्यक्ति का अपना ही क्या होता है? विचार होता है, और वो विचार करने के लिए स्वतंत्र है। और अगला है दोस्तों अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों आप उस विचार का क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार को क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों आप उन विचारों को क्या है? बोल सकते हैं। वाक, इसको क्या है? वाक भी कहा जाता है। तो आपकी क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और अगला है दोस्तों विश्वास। विश्वास का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का अपने आप पर एक क्या होता है? विश्वास होता है। और दूसरा अगली बात की गई है दोस्तों धर्म। तो आपको क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में क्या है? विश्वास रख सकते हैं। अगला है दोस्तों उपासना। तो दोस्तों उपासना का मतलब होता है कि आप किसी भी देवी देवता की क्या है? पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता को क्या है? मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे बात बताई गई है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है दोस्तों? इज्जत। और अवसर का मतलब है कि आप सभी को क्या है? समान अवसर दिए जाएंगे। और प्रतिष्ठा का मतलब है इज्जत के साथ आप सबको क्या दिए जाएंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। और अगली बात कही जा रही है दोस्तों व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो दोस्तों इसका मतलब होता है यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप सबको ये सब चीजें चाहिए, कौन सी? अगर आप क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा बना रहे हैं, तब तो आपको क्या है? ये सब बातें मिलेगी, ये सब स्वतंत्रताएं मिलेगी। कौन कौन सी? जैसे ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 3 प्रकार के न्याय है। तो वो सब आपको कब मिलेंगे? जब आप व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की क्या है? में भागीदारी निभाएंगे। तो दोस्तों ये सब आपको कब मिलेंगी? जब आप व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा बना के रखते हैं, तब आपको न्याय भी मिलेगा और स्वतंत्रता भी मिलेगी। और जहां आप किसी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता में क्या है? बाधा बन रहे हैं, आप क्या है? देश की अखंडता में क्या है? रोड़ा डाल रहे हैं, या एकता और अखंडता में क्या है? आप जैसे हमारा दुश्मन देश कौन सा है? पाकिस्तान है। और हमारा पाकिस्तान के साथ मान लो कि युद्ध चल रहा है, और आप क्या है? उस समय क्या करें? पाकिस्तान जिंदाबाद या इस प्रकार के नारे कर रहे हैं, तो आप क्या है? देश की या राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाएगी अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे। तो अगर आपको वो सब चीजें चाहिए तो आपको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, या क्या बातें ध्यान रखनी होगी? व्यक्ति की गरिमा, आप स्वतंत्र हो लेकिन इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं हो, आपको इस प्रकार के बोलने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप क्या है? दूसरे की गरिमा को क्या पहुंचा रहे हैं? ठेस पहुंचा रहे हैं। और साथ में आप क्या है? राष्ट्र की एकता
और अखंडता को क्या है, बनाए रखनी होगी, तभी आपको स्वतंत्रताएं मिलेगी। और दोस्तों आगे बात की गई कि 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अंगीकृत का मतलब है दोस्तों इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो अंगीकृत का मतलब यही हुआ कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। और अधिनियमित किया गया कि इस दिन हमारा जो देश का संविधान है, संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्म अर्पित किया गया। आत्म अर्पित किसे किया गया दोस्तों, भारत के देश की जनता को, नागरिकों को क्या है, संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे आत्म अर्पित किया गया। और अगला है दोस्तों, इसमें प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हो चुका है, कि अभी तक हमारे जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है, तो दोस्तों वो संशोधन हुआ है कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ है, 1976 में हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में क्या क्या नई बातें जोड़ी गई, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये बातें क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बातें प्रस्तावना में ऐड की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे दोस्तों इसमें प्रश्न बनता है कि कौन से संघवाद या कौन सा मामला ऐसा था जिसने कहा कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो दोस्तों बेरुवारी संघवाद में क्या है, ये बात कही गई थी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों किस वाद में किया गया, किस वाद में ये बात की गई कि भारत की प्रस्तावना या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो दोस्तों बेरुवारी वाद कब, 1960 उच्च न्यायालय द्वारा, क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा ये बात की गई कि क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि किस वाद द्वारा, किस संघवाद या किस वाद द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो दोस्तों ये कहा गया कौन से, केशवानंद भारती 1973, केशवानंद भारती 1973 वाद में क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। संविधान को क्या माना है, प्रस्तावना को क्या माना, केशवानंद भारती में 1973 में माना गया दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।